अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत अदलिया के फैसलों को मुस्तरद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कानून साजी को मुस्तरद कर रही है। हुकूमत पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है और तहरीक इंसाफ पीडीएम की ईंट से ईंट बजाने के लिए सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम से फायदा उठाने के लिए घात लगाए बैठे हैं और सियासी जमातें संजीदगी का मुजाहरा करने की बजाय मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रही हैं। सिर्फ अना, जिद और अपनी बात मनवाने के चक्कर में गुज़श्ता एक बरस से मुल्क में अफरा तफरी का समा है। मुआशी दिवालियापन है, महंगाई अवाम की सांसें छीन रही है, बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है, इंडस्ट्रीज का पहिया जाम है, IMF नाक से लकीरें खिंचवा रहा है और मुल्क की मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। अब एक साल बाद खुदा करके मुल्की सियासी माहौल में तनाव की शिद्दत कदरे कम होती दिखाई देती है, क्योंकि सियासी जमातों के माबैन लगे डेडलॉक पर डायलॉग की बातें होने लगी हैं। एक दूसरे से बातचीत ना करने वाले अब मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दे रहे हैं। वो नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे कहने वाले अब कंसेंसस की बात कर रहे हैं, मगर अभी भी गैर यकीनी की फिजा के बादल छटते दिखाई नहीं देते। किसी एक लीडर या जमात की जानिब से ऐसा बयान आ जाता है कि जिससे सियासी माहौल बिगड़ जाता है। अब मुज़ाकरात होंगे या फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार है और दूसरी जानिब हुकूमत भी इलेक्शन ना कराने के लिए कमर कस चुकी है। इलेक्शन को लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है, यानी हुकूमत डट चुकी है कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि वफाकी इंतखाबात को लेकर हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, मगर सूबाई इंतखाबात पर कोई बात नहीं होगी। यानी सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, मगर अपनी अपनी शर्त पर, और कोई भी दो कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। किसी को इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो किसी को अपने कारकुनान की गिरफ्तारियां और मुकदमे ख़त्म कराने हैं। सियासी जमातों के मकासद अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के आमने सामने होने से भी मामला तसादुम की जानिब जा रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के ए पॉलिटिकल होने से भी सियासत का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में जुटा तो नजर आता है, मगर उसकी फुर्तियां जाहिर करती हैं कि मुल्क में अक्टूबर से पहले इलेक्शन का माहौल बनना मुश्किल है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा और सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात होंगे या फिर मामला सड़कों पर हल होंगे, क्या होगा मुल्क सियासी मंजरनामे पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इनके साथ साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपकी पार्टी के मेंबर हैं एतजाज़ एहसन साहब, उनकी गुफ्तगू तो आपने सुनी होगी, ज़ाहिर है उनकी वीडियो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है इलेक्शन से मुतालिक, अगर वो नहीं माना जाता तो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। ये आप लोगों का भी मौक़िफ़ है या नहीं है? इस वक्त वो जिस तरफ खड़े हैं उनका मौक़िफ़ मशकूक है, तो ये एक चलो रज़ा साहिबा, मैं थोड़ी सी माजरत चाहूंगी आपसे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है जाहिर है हम आपकी बात जो है वो नहीं सुन पा रहे हैं। आप हमें सुन पा रही? जी जी, मेरी आवाज नहीं जा रही, मेरी आवाज वहां जा रही। जी शैला साहिबा, अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, ठीक है। मेरा ख्याल से मैं सुन नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा करते हैं कि हम छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं इस टेक्निकल इशू को जो है हम फिक्स करते हैं और फिर यहीं से जवाब जो है वो शैला रज़ा साहिबा से जानते हैं। शैला साहिबा,
एतजाज अहसन साहब के बयान पे मैं आपसे पूछ रही थी कि ये सिर्फ उनका मौक़िफ़ है कि हुक्म अदूली पर जो है वो 5-5 साल के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून नाअहल होंगे, या आपकी पार्टी का भी मौक़िफ़ है ये, या मुख्तलिफ है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त अपने आप को जहां खड़ा कर लिया है तारीख के तनाजुर में, अब लोग इस बात की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का किरदार ये नजर आ रहा है, आप पीछे चले जाएं मौलवी तमीजुद्दीन के दौर से, कि उनकी नज़र में पार्लियामेंट की, वजीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है। उनकी नज़र में हैसियत है तो उनकी रही जमहूरी लोगों के बजाय जो 8-8 साल और 11-11 साल जो है जमहूरियत को कत्ल करके शब खून मार कर बैठे, या उनकी रही जिनको ये शब खून मारने वाले थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए। तो इस वक्त जो है वो ये वक्त नहीं है कि एक वजीर को बेटे से तनख्वाह न लेने पर आप घर भेज दें और एक वजीर आजम को बच्चों को अपनाने पर न कुछ कहें। अब ये सूरत हाल नहीं है। एक वजीर आजम को आप जो है 5 सेकंड की सजा सुनाए 22 सेकंड की, और खुद पीटीआई में बैठे हुए फवाद चौधरी ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी का फैसला गैर आईनी था। अब लोग बोलेंगे, अब वो दौर नहीं है कि आप जो है मुंतखब वजीर आजमों को घर भेजें और फिर जब चैलेंज हो तो आप कहें कि हाँ ये फैसला गलत था, असेंबली गलत डिसॉल्व हुई और लेकिन अब इलेक्शन का वक्त आ गया। अब लोग बोलेंगे कि नहीं जी आपने 63A रीराइट किया, असेंबली तो अभी भी गलत डिसॉल्व हुई थी, अवाम ने 5 साल के लिए भेजा था और वजीर आला कह रहा था कि नहीं मैं भी नहीं चाहता और 99% लोग भी नहीं चाहते, लेकिन आपने अपनी मर्जी से आइन लिखा। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है उसमें जो सूरत हाल बन रही है उसमें अब लोग आ चुके हैं इस बात से कि क्या है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि पंजाब में तो सबको 90 दिन याद आ रहे हैं, हालांकि जो 30 अप्रैल थी वो भी 90 दिन से 15 दिन आगे थी, लेकिन केपी में आइन मर गया है, वहां पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि वहां पे कितने दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि आज खुद नोटिस लेने वाली अदालत ने जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व की गई, इसके बावजूद के वहां जो है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या जो था वो पास हो चुका था, उसके बावजूद भी जो है जब उसको डिसॉल्व किया गया तो सो मोटो क्यों नहीं लिया गया, समोसे पे चीनी पे सब पे लेने वाली। तो ये सारी बातें तो लेकिन हम पास्ट में इंशाल्लाह साहब पास्ट में तो नहीं जाके चीजें फिक्स कर सकते ना। मैं फिर अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ, एतजाज अहसन साहब का ये बयान मैं पास्ट में नहीं कर रही, मैं नियरेस्ट बात कर रही हूँ, क्योंकि पंजाब असेंबली जी 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। एतजाज अहसन साहब का जो बयान है इस पे ये उनका अपना जाती बयान हो सकता है या ये पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि हो सकता है आपकी इत्तेहादी जमात के वजीर आजम शायद वजीर आजम ना रहे? देखिए बात यह है कि मैं ये कह रही हूँ कि पास्ट की बात नहीं है, पंजाब असेंबली का और केपी असेंबली का डिसॉल्व होना पास्ट नहीं है, सारे झगड़े वहीं से शुरू हुए हैं और ये कोई पास्ट की बात नहीं है कि आपने हाई कोर्ट में चलता हुआ केस फैसले से पहले उठा लिया और उस पर आपने अपनी बातें कर दी, तो ये कोई पास्ट नहीं है जो ये जड़ है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त इस बात से सब आगे निकल चुके हैं और जहां तक बात है तो इस वक्त एतजाज अहसन साहब की बात को लोग समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह की है जैसे वो गाते, उनकी शायरी होती थी, रियासत होगी माँ की जैसी, और फिर माँ के साथ क्या किया उन्होंने और किसके लिए वो कह रहे थे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कहीं से बर्फ पिघलना जो है वो शुरू हो चुकी है। मुसरत साहिबा, आपकी पार्टी का एक स्टांस ये था कि इलेक्शन चाहिए और अब चूँकि ज़ाहिर है सिराजुल हक साहब भी मैदान में आ चुके हैं मुज़ाकरात कराने के लिए, उन्होंने खान साहब से भी मुलाकात की है, ज़ाहिर है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी बातचीत की है। आप लोगों की पार्टी का क्या मौक़िफ़ क्या है इस वक्त, स्टांस क्या है, क्या मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं आप लोग, क्या करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है मुसरत साहब, आई एम रियली सॉरी वंस अगेन, आपकी आवाज़ जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। रेहान हाशमी साहब, आप लोगों की पार्टी की आज मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, ज़ाहिर है वो वफ्द गया और सारा कुछ बातचीत हुई, आप लोग भी इस वक्त पीडीएम सपोर्ट कर रहे हैं समहाउ, क्या आप लोगों का क्या स्टांस है?
रिगार्डिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के, और जो ज़ाहिर है कि सिंध में तो इलेक्शंस नहीं हो रहे लेकिन पंजाब और केपी बड़ा मसला तो है, उसकी वजह से कियोस तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा से इस बात पे यकीन रखती है कि सियासी हल डायलॉग के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। कोई भी ऐसा एडवेंचर कि जिसमें मुल्क के अंदरून खाना बैरून खाना नुकसान की कैफियत रूनुमा होने के चांसेस हों, या कोई किसी भी इस तरह का कियोस क्रिएट किया जाए कि अगर कोई बरसर इख्तदार नहीं है और कोई दूसरा बरसर इख्तदार आ गया है तो उसके इख्तदार को गिराने के लिए वो तमाम तर हरबे अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं, तो एमक्यूएम ऐसे इक़दामात को कंडेम करती है। बदकिस्मती से अभी एमक्यूएम का जो पार्ट है, एमक्यूएम अपने ही मसाइल में इतनी उलझी हुई है कि हम तो जो भी आदादी अक्सरियत लेकर गवर्नमेंट आती है उससे अर्बन एरियाज़ की अपलिफ्टिंग की, रिहैबिलिटेशन की और हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम की डिमांड करती है, जिसमें बेसिक नेसेसिटी भी शामिल है, लोकल गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें आदाद को गिनने के अभी जब आप लोगों की रिहायश में सब मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी वालों के साथ, तो क्या उसमें क्या डिस्कशन क्या हुई है? सिर्फ ये डिस्कशन हुई है जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या इसके अलावा आपने जो बड़े लेवल पर सियासी मामलात हैं उन पर भी डिस्कशन किए? क्योंकि ज़रा यू आर पार्ट ऑफ पीडीएम, ज़रा आप उनके साथ तो चल रहे हैं ना? देखें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा मुआहदा है और वर्किंग कोऑर्डिनेशन हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ एक कंसेंसस डेवलप हुआ है और उसके कुछ नुकात हैं। उन तमाम नुकात के ऊपर भी हमारी डिस्कशन सिंध गवर्नमेंट के लोगों से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से होती रही है गाए बगाए, और जो कलीदी नुक्ते हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट के कवानीन में तरमीम है तो उसमें तब्दीली है, आर्टिकल 140A का इतलाक़ है और उसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एमक्यूएम के साथ जो नारवा सलूक है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमें इक्वल ग्राउंड देने की बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से आप हमें तस्लीम करते हैं, ठीक है, और हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है हुकूमत साजी में, हुकूमत गिराने में, हुकूमत बनाने में, तो एमक्यूएम को भी इक्वल ग्राउंड मिलना चाहिए। अर्बन एरियाज को, अर्बन एरियाज की पीपल्स पार्टी के साथ जो आपके मामलात उलझे हैं उस पे आप लोगों ने डिस्कशन की है, लेकिन अगर चले मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि आप भी मुल्क में जो चल रहा है वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर आपकी भी नज़र है, आपको लगता है कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो घर जा सकते हैं, या यूं कह दूं कि जाना चाहिए? देखिए, ये मुझे बड़े अनफॉर्चुनेटली ये बात कहनी पड़ रही है कि मुल्क में इदारों के दरमियान जो तसादुम जैसी कैफियत है और हर इदारा जिसकी बड़ी अहमियत है और सेंटिटी है उसकी, वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट रोल अदा करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हर इदारे की अपनी जिम्मेदारी है। कोई कस्टोडियन ऑफ कोई कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने या कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन के हवाले से जिम्मेदारी है, किसी की लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है, अंदरूनी और बैरून खलफशार से नबर्द आजमा होने की जिम्मेदारी है। तो हर इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से का जो डोमेन है उसमें रहते हुए काम करे, और सियासी हल नहीं, दो टोक जवाब चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को घर जाता हुआ कबूल किया जाएगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखें, क्योंकि एतजाज हसन साहब की आपने बात पूछी शैला साहबा से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। ठीक है, नामुमकिनात में से कुछ नहीं है। लॉ क्या है कि वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके हाँ ये जरूर है कि उसके असरात रूनुमा हो सकते हैं। बिल फर्ज और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में या उस लॉ की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो सूदमंद अगर मौजूदा हुकूमत के लिए नहीं होगी तो यकीनी तौर पर एक खलफशार जैसी कैफियत रूनुमा होगी, और बिल फर्ज अगर इनके फेवर में हो जाती है तो दूसरी जानिब से खलफशार पैदा होने के मुझे आपने क्लियर सर अभी भी नहीं दिया कि आपका क्या मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन मुसर्रत साहिबा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं भी आपको शायद सुन पाऊं इसके बाद आई डोंट नो टेक्निकल कोई इशू है। जी बिल्कुल, वी जस्ट ट्राइंग टू फिक्स इट। मुझे बताएं मुसर्रत साहिबा के सिराजुल हक साहब की मुलाकात हुई, बड़े मुतहर्रिक हैं आप लोग, सिराजुल हक साहब के थ्रू बातचीत, मुज़ाकरात ये सब करेंगे? कोई शर्तें जो हुई हैं बातचीत में वो क्या है?
देखिए फरवा, पहले जब मैं बात कर रही थी तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि हमारी कोई शराइत नहीं है सिवाय इलेक्शन के। इलेक्शन भी हमारी शर्त नहीं है, इस वक्त हमारी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत है। हमारी तो ऑलरेडी 60 to 70% पाकिस्तान के अंदर हुकूमत थी जिसको हमने खुद कुर्बान किया। और अभी मैं सुन रही थी कि जी 5 साल की मुद्दत होती है, तो अगर 5 साल के लिए ये फिक्स है तो फिर आइन में असम्बलियां तोड़ने की गुंजाइश क्यों है? ये इख्तियारात आइन हमें क्यों देता है? उसकी कुछ वजूहात है ना कि ये रीजंस हों तो ये इस्तेहकाक होता है, ये मैंडेट ये भी साथ जहाँ पे हमें मिला होता है इलेक्ट होने का, साथ असम्बलियां तोड़ने का भी सीएम के पास ये आपका आइन उनको इख्तियार देता है। इसी तरह जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखें, वो हमने 25 मई के ऊपर जिस तरह से इन्होंने हमारे ऊपर विक्टिमाइजेशन और जो इंतकामी कार्रवाइयां हुई वो सबके सामने है। उसके बावजूद इस ऑप्शन पे जाना, जबकि डराने धमकाने का बाजार गर्म था, पैसे खुले ऑफर, अरबों रुपए की हमारे लोगों को ऑफर्स थी, अननोन नंबर से कॉल्स भी आई, डराया धमकाया भी गया, उसके बावजूद हमने ये स्टेप लिया तो पाकिस्तान के लिए लिया। क्योंकि फरवा हमारा ये मौकफ है और वो मौकफ आज सच साबित हुआ है कि पाकिस्तान को अगर आपने स्टेबल करना है, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं इसमें नमी, मुआशत, महंगाई सब कुछ को ठीक करने का एक वाहिद हल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि लिंक करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। हम सिराजुल हक के साथ डायलॉग कर लें, इवन इनके साथ भी बैठ के हम कर लें, उसका हासिल सवाब कुछ भी नहीं होना। बैठी है ना सारी जमातें, सिर्फ एक जमात बाहर है ना, नतीजा क्या निकल रहा है? कोई कायल किया है सिराजुल हक साहब ने? मैं बताती हूँ। मैं फरवा बात इसी के ऊपर मैं आ रही थी, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ठीक है, खाबे खा ली हैं, 1 साल मुल्क को उजाड़ लिया इन्होंने, बड़े माशाल्लाह 90 रुकनी काबीना भी थी और दौरे भी अरबों रुपए के बिलावल साहब ने भी कर लिए हुए हैं और उन दौरों का ये बताएं भी कि इतने अरब रुपए लगे हैं, तो उसका सवाब या हासिल सवाब पाकिस्तान को क्या हुआ, पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? इसी तरह माशाल्लाह खादमे आला को बहुत ही डूअर समझा जाता था, लाने वालों की अकल के ऊपर थोड़ा सा मुझे शदीद शक और शुबे का मैं इजहार कर रही हूँ बाजवा साहब के ऊपर कि भाई जो जिनकी ये चॉइस थी फिर उनकी अकल का बंदा कहाँ से इलाज कराए। सो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, अब ये तजर्बे बंद होने चाहिए। जो भी हो गया, अब इलेक्शन ही वाहिद एक हल है। और अब जो जबकि हमारा आइन हमें ये इख्तियार देता है सिराजुल हक साहब से या कोई भी हो, उनसे हमारा एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन। 14 मई को इलेक्शन नहीं होता ना फरवा, अब जमहूरियत तो पहले ही इन्ना लिल्ला ये ऐवान के अंदर बैठ के कर रहे हैं। जिस तरह से जो तमाशा वहां पे लगा हुआ है, राजा रियाज अल्लाह की शान, वो अपोजिशन लीडर और जो सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर के नारे लगाते थे। आप नहीं समझती कि आपका मौकिफ, आप लोगों ने असम्बलियां तहलील की थी विफाक को खत्म करने के लिए, विफाक में मौजूद असम्बली खत्म करने के लिए। आज आप लोगों को जो असम्बलियां तोड़ी हैं जिसकी वजह से आप कियोस चाह रहे थे कि शायद विफाक काम करना छोड़ देगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी, वो फंक्शनली है। आप लोगों को उन इलेक्शंस की अब लाले पड़ गए हैं जो आपने तोड़े ही इसी आड़ में थे कि विफाक में शायद मिल जाएंगे। तो आप नहीं समझते कि नुकसान आप लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा है? तो बातचीत करने से शायद आप अगर बगैर शर्त के को बातचीत करें। फरवा मैं बताती हूँ। फरवा देखो, पहली नंबर पे बाद में थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। पहले ये देखो, ये वो ऐवान है जिसमें पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन, पहले तो नहीं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन ही जो सुनना पड़ा, ये सिलेक्टेड हैं उसी इलेक्शन के तहत जब ये असेंबली में पहुंचे इलेक्टेड थे। तो अब ये क्या है, अब जो जिस तरह से इनको लाया गया, जिस तरह से इनको बिठाया गया और इनको बिठाने के साथ ही मुल्क का बट्ठा बैठना शुरू हुआ और आज टोटल बैठ चुका है। मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 बातें हैं खाली सादा कि हमें एक तो ये कि जी हम नुकसान में या खसारे में, हम जमहूरियत और अगर अवाम की राय की इंपॉर्टेंस है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। जरूर इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां की, हमारी जिंदगी मुश्किल बनाई हुई है और हम हुकूमत में भी रह के हम कौन सा करप्शन के पैसों से या गवर्नमेंट फ्यूल के ऊपर या बाहर के दौरों के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंजॉय करते थे। बात यह है, हमारी तो गवर्नमेंट भी ऑस्टेरिटी ड्राइव पे बिलीव करती थी। कैबिनेट ऑफिस में भी हमारे मेंबरान जो थे, अपने काबीना के अरकान अपने सरकारी दफातर में बैठ के अपने पल्ले से चाय पानी का खर्चा करते थे। ये वो हुकूमत थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कभी किसी को खाना नसीब नहीं हुआ सिवाय चाय के एक कप के। और फिर जो इनके आने के बाद जो अल्ले तल्ले हुए इस मुल्क के बेचारे गरीब आवाम के टैक्स के पैसे को गर्दी से लूटा गया। देखें, इलेक्शन जो है, 1 मिनट सिर्फ एक फिक्रा बोल लेने दें।
एक मिनट जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी भी जमहूरियत तो इन्होंने बर्बाद कर दी। जमहूरी कुव्वतों ने, बिलावल के कहने का मुझे अफसोस है, जिसके नाने के आइन की आइन शिकनी हो रही है, वो कह रहा था कि अगर इलेक्शन हुआ तो मार्शल लॉ लग जाएगा। अब भी होश के नाखून है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसके ऑर्डर नहीं माने जाते तो आपके मुल्क में आइन है फिर मैं सिंपलीफाई कर देती हूँ। मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मौके को तो शैला साहिबा बताएंगी ना कि उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन मैं माजरत के साथ आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों का एक बात पे बड़ा अच्छा कंसेंसस है और वो है कि बाजवा साहब ने मुल्क बर्बाद कर दिया। तो मेरा ख्याल से आप यहीं से आगाज कर ले, सारी पार्टियां बैठ के क्या है आगे, शायद कहीं से शुरुआत हो। शैला साहिबा, सिराजुल हक साहब, इलेक्शन से शुरुआत होगी। सिराजुल हक साहब, शैला साहिबा, सिराजुल हक साहब कोशिशें काविशें कर रहे हैं। मुझे पहले ये बता दें, आप समझदार खातून हैं, आपने पॉलिटिक्स में इतने साल गुजारे हैं, ये खुद ही से कर रहे हैं या उनको कहीं से कहा है कि नहीं भाई अब आप आगे आएं, आप कोई किरदार अदा करें और बातचीत कराएं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है वो कर रहे हैं। असल बात जो है, मैं इन खातून को जरा बता दूं, पाकिस्तान की बात वो कर रहे हैं जिनकी जब हुकूमत जो थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाई गई थी, जो कोई पॉलिटिकल नहीं थी, जिसमें सारे जहान के लोटियां जमा की गई थी, वो जब उनको आईनी तरीके से हटाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें हटाया जा रहा था तो हमने मईशत पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। वो पाकिस्तानी मईशत की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम की बात भी वो कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि अगर हमें हटाना था तो पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब मार देते। तो फिर भी आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको जो है वो आरटीएस बिठा के थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया, ये बात सबको मालूम है, और आपको हटाया आईनी तरीके से गया, आईनी तरीके से आपको हटाया गया। और ये आपने देख लिया कि जब गैर आईनी तरीका हुआ तो क्या हुआ, आपने कहा आइन में लिखा है कि वजीर आला असेंबली तोड़ सकता है, भी उसका रीजन होना चाहिए, सॉलिड रीजन होना चाहिए। असेंबली है कोई खिलौना नहीं है कि आप फट करके तोड़ दे। इसलिए जो दो मुकदमे पहले चले इस जमीन में, एक जोनेजो साहब की असेंबली और एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, कि जिनको तोड़ा गया था तो उसमें ये फैसला आया था कि ये गलत तोड़ी गई, बादिउन नजर में बेईमानी की गई। लेकिन अब इलेक्शन का माहौल है तो ये जब 99% लोग ये कह रहे थे कि नहीं तोड़नी चाहिए और वजीर आला भी नहीं चाह रहा था, तो ये खिलौना नहीं है या तोशा खाने की चीजें नहीं है कि गोगी के जरिए बाहर भेज दे। ठीक है, इसको आपने नहीं तोड़ना था। लेकिन इससे हासिल वसूल क्या तो टूट गई ना शैला साहिबा, अब इमरजेंसी की तरफ बातें जा रही है। देखिए, हासिल वसूल हमें इनसे पूछना है, हमें इनसे पूछना है क्या गोगी के अलावा अब कोई और कैरेक्टर लाना था, क्यों तोड़ी आपने? क्या आप उस्मान बोजदार से थक गए थे? I want to comment on तोड़ी फरवा। तो अब ये जब इन्होंने तोड़ दी तो हम मुल्क में, मुझे बात करने दे, मैं किसी के दरमियान में नहीं बोली, हम मुल्क में किस तरह से आगे चलें आप मुझे बताएं। पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं तो बाकी जगह के, वहां पे अभी सेंसस हो रहे थे, वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो है डीआरओज नहीं दे सकते, हम वहां पे जो है अगर हम इलेक्शन करा लेते हैं। अच्छा, केपी में नहीं टूटी, केपी का कोई बात नहीं कर रहा, वहां पे 90 क्या पता नहीं कितने दिन गुजर गए। तो हमें ना बताएं। और रही बात के बिलावल के नाना का आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन है। एक मिनट, पाकिस्तान का आइन है, ये पाकिस्तान का आइन है जिसे आप जैसे लोगों ने, आपके लीडर ने रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट बना मुशर्रफ का, जिसको तोड़ने के लिए हम नहीं बने, हम फांसियों पे झूले, हमने कोड़े खाए। हमें ना बताएं, ये पाकिस्तान का आइन है जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया। ठीक है, मुझे ना, और दूसरी बात जो है वो ये है का कहा जा रहा है, और रेहाना आप तीन खवातीन के दरमियान मौजूद है, जाहिर है खामोशी बनती है, लेकिन खामोशी तोड़ेंगे आपकी, सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रेहाना हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि आप लोगों ने पीडीएम का साथ मिनोअन खालिस्तन अपनी वजह से दिया था या आप लोगों को भी बाजवा साहब ने कहा था कि इनका साथ दे दें, अदम एतमाद की तहरीक आ गई है तो? ये तो देखिए बहुत ही वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का दबाव, किसी भी किस्म का राब्ता इस हवाले से कोई नहीं किया गया और एमक्यूएम को उसके सवाबदीद पर छोड़ा गया। और दूसरी बात रही कि एमक्यूएम ने वो हिस्सा क्यों छोड़ा, तो जनाब मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पीटीआई के दोस्तों ने अपनी ही आदादी अक्सरियत जब खुद बरकरार ना रख पाए, जब इनके ही अपने अराकीन मुनहरिफ हो गए और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला था
तो इनके आदादी अक्सरियत मुकम्मल नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के मुताबिक ये अपनी तादाद बरकरार ना रखने की वजह से डिसकंटिन्यू करना था इनको। तो यकीनन जब इनकी अपनी आदादी अक्सरियत नहीं हुई तो एमक्यूएम ने किसी की हुकूमत को बनाने या बिगाड़ने, क्योंकि हम अगर पार्ट प्ले भी करते तो कोई उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वो चीज़ नहीं होती। अच्छा, अब पीडीएम के जो दोस्त आए उनसे भी हमारा मुतालबा वही रहा जो पीटीआई के दोस्तों से था। उसमें हमारे दफातर खोलने के हवाले से मामला थे, लोकल बॉडीज़ के हवाले से मामला थे, कुछ 18वीं तरमीम के बाद होने वाले जो इश्यूज हैं जो कि प्रोविंस से वाबस्ता हैं उससे रिलेटेड मामला थे। तीसरी चीज़ ये गोश गुजार करूँ, देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर इस मुल्क में एक अरसा दराज से है, और इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को जितना भुगता एमक्यूएम ने है शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भुगता हो। अगर नामालूम कॉलें आ रही हैं तो ये इतना बड़ी बात नहीं है एमक्यूएम के लिए। एमक्यूएम अपने मिसिंग पर्सन्स की बात करती रही है, एमक्यूएम अपने मावराए अदालत कत्ल होने वाले लोगों की बात करती रही है, अपने लीगल दफातर बंद होने की बात करती रही है। तो रेहान हाशमी साहब, अगर एमक्यूएम का इतना परफेक्ट स्टांस है तो एमक्यूएम फिर उन जमातों के साथ जो मजालिम अगर हो रहे हैं, जैसे कि अली अमीन गंडापुर की बात कर लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों की बात करें, उनके सोशल मीडिया के लोगों की बात करें जो वो कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सन्स में डाले जा रहे हैं, आप कंडेम करेंगे इसको? मुझे अव्वल तो ये बात तो होना नहीं चाहिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि एमक्यूएम के साथ जो होता रहा है उसका 1% भी नहीं हुआ। कौन सा कारकुन इनका गायब है जिसके बारे में इनको पता नहीं है? सबके बारे में इल्म है कि कौन कहां पर अरेस्ट है और कब अरेस्ट हुआ। हमारे कारकुनान का अरेस्ट होने के बाद बाजियाबी मुमकिन नहीं हुई। आज भी मिसिंग पर्सन्स में लोग मौजूद हैं, हमारे लीगल दफातर बंद हैं। इनके कितने रहनुमाओं को, जो रहनुमा अरेस्ट होता है अगले दिन उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। एमक्यूएम के कितनी रहनुमाओं को बताएं कि उनको बेड़ियों में, हथकड़ियों में और मुंह के ऊपर काला कपड़ा बांध के लाया जाता था। इनको तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ गाड़ी में बैठाकर लेकर आया जाता है। नहीं होना चाहिए ये भी किसी भी पॉलिटिकल कारकुन के साथ, रहनुमा के साथ, लेकिन ट्रायल होना चाहिए। वो मीडिया ट्रायल के जरिए अली जली साहब के साथ जो हुआ, देखें वारंट भी नहीं थे उनके गिरफ्तारी के, तो इसे तो कंडेम करना चाहिए ना। मैं तो कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इसको कंपैरिजन भी कर रहा हूँ कि यही लोग जब एमक्यूएम क्या उम्मुल खबाइस थी, क्या एमक्यूएम के लोग पॉलिटिकल लोग नहीं थे, क्या पार्लियामेंट में एमक्यूएम मौजूद नहीं थी, तो ये तो बड़े खुश हुआ करते थे कि बहुत अच्छा हो रहा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो आज एमक्यूएम के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो किया होगा कि जिसकी वजह से इनकी अरेस्टिंग हो रही है। एमक्यूएम के भी किसी भी रहनुमा को गिरफ्तार करते हुए कभी वारंट नहीं दिखाया गया, किसी भी कारकुन को गिरफ्तार करते हुए वारंट नहीं दिखाया गया। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। बहरहाल नहीं होना चाहिए किसी भी कारकुन के साथ, रहनुमा के साथ, लेकिन ये शायद इनके लिए नई चीज है, हमारे लिए 30 साल से हम भुगत रहे हैं ये चीज। ठीक है, मैं आई जस्ट वांट दीज लेडीज टू कंट्रीब्यूट एज वेल। मैं शला साहबा, आपने भी चूंकि इस पे कमेंट करना है, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मुसर्रत साहिबा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी ब्रेक से पहले, और साथ में सवाल भी कर देती हूँ कि इलेक्शन नहीं मिलते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि दमादम मस्त कलंदर होगा। वैसे ये बाय द वे लाइन जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की है, दमादम मस्त कलंदर वाली। तो मुझे बताएं कि ये दमादम मस्त कलंदर कैसे करेंगे आप लोग, क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ये कि ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना कि 23 करोड़ आवाम को एक तरफ करके ये जो मुसल्लत शुदा जरदारी कबाड़िये ने जो कबाड़िये की दुकान की तरह के घिसे पिटे हुए फटे पुराने प्लास्टिक के लोटे इकट्ठे करके, जिस तरह से वो सिनेमा की टिकट ब्लैक करता था, अब वो उसने मेम्बरान भी ब्लैक करना शुरू कर दिए। बीबी अपने दिमाग का यहूदी नस्ल को छुपा के फिर रही हो। इसको क्या चुप करे ना। ये क्या करिए कबाड़ी और कबाड़ी करने वाला जरदारी और ये हाइपरटेंशन की पेशेंट जो यहाँ पे बैठाइए, दोनों मेरी बात, मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं आप उनको मना करें, जबान उनकी आप किसी को कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोले। आज इस मुल्क की सियासत के अंदर गंद गटर असेंबली में आने की भीख मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, अयान अली जो है ना, अयान अली जिस तरह से ब्रीफकेस भर भर के ले जाती थी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि दबाव करता था। नहीं, उन्होंने 2 दफा पर्सनल अटैक किया। बीबी आप वो बात कर रही हैं, आप उनको मना नहीं कर रही हैं। पहले डीएनए टेस्ट कराओ जरदारी का,
بھی اور بلاول کا بھی. پلیز ایسی باتیں مت کریں, خدا کا خوف کریں, دونوں خواتین آپ نے ان کو بات کیسے کیا لاؤ کر شہریان کا ڈی این اے کراؤ, شہریان کا ڈی این اے کراؤ, یہ اسی طرح شہریان کا ڈی این اے, یہ چور شہریان کا ڈی این اے. اگر آپ لوگ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو میں کوئی بات نہیں کر پائے گا. ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی خانہ چور کو فروا, میں نے ان کی بات نہیں, آپ نے آپ غلط الفاظ استعمال کرتی ہیں تو آپ کو میں اسی طرح کروں گی. زرداری آپ انہیں کچھ بھی کہو, آپ بھیک مانگ رہے ہو زرداری, آپ جواب بھیک مانگ رہے ہو زرداری کے آگے کہ ہمارے الیکشن کی اور سب کی ڈیفینڈ کر رہی ہو. دیکھیں بات آپ یہ کر رہی ہو ہے کہ ڈیفینڈ, جب آپ آپ کر نانسنس رہی ہو بولیں ایک گے چور تو کا آپ کو خانہ اس کا جواب ملے گا. یو آر اسپیکنگ نان سینس. آپ کو تو جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے تو منہ پہ لکھا ہے آپ پلیز جواب دیں. شرح صاحبہ دیکھیں, آپ دونوں خواتین دو بڑی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. کر رہی ہو پلیز دفاع کرنے والی, بات نہیں کی. پلیز کام ڈاؤن, پلیز بوتھ آف یو کام ڈاؤن. تم جو ہو نا, تم بھی چور ہو, تم خود کون سی کم ہو. پلیز اس طرح کی لینگویج مت استعمال کیجیے گا. الفاظ استعمال کرتی ہے. سوشل میڈیا کا انہوں نے پہلے ہی ہاتھ تباہ کر دیا ہے, اب انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے یہ کر رہے ہیں دوسری کہ بات ایسے الفاظ استعمال کریں, چوروں کی دفاع کرنے والی, چوروں کو دفاع کرنے والی. انہوں نے بات کی, میں نے تو کوئی اچھا بات چلیں, نہیں کی. بات کچھ چلیں ایک ایک کر کے بات آپ کا ایک ایک کر کے بات کر رہے ہیں پلیز. نہیں, آپ ان کے الفاظ درست کرائیں گے. میں دونوں کو ریکویسٹ کر رہی ہوں. جو ایان علی کے ساتھ بریف کے ان کی کوئی سمجھ نہیں مسرت صاحبہ come to the point. مسرت صاحبہ کرتا رہا, اس کا نام زرداری ہے. ٹھیک ہے, مسرت صاحبہ just leave this topic right now. Please leave this topic. Please leave this topic. Both of you. Please leave this topic. Come to the point. بس غلط الفاظ استعمال کر رہی ہیں کیونکہ دلیل ختم ہو گئی, گالی پہ آ گئی ہیں. کہتی ہو تو پھر بلاول کی تمہارا مذہب کیا ہے؟ اگر آپ دوسروں کو کباڑی کہہ رہے ہو تو آپ ذہنی طور پہ کباڑ ہو چکے ہو, پی ٹی آئی کباڑ ہو چکی ہے. بلاول کا ٹیسٹ کراؤ, کیا وہ حلال تم کرا لو, تمہارا بہت مسئلہ ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ الیکشن لڑنا ہے یا نہیں. پیپر ریجیکٹ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, پیپر ریجیکٹ کرا لو, تم اپنا بھی ٹیسٹ کراؤ. مجھے بریک لینی پڑ جائے گی. تم کراؤ, آپ کا پوری پارٹی اور شہریان کا ٹیسٹ کراؤ. ایک ایک کر کے بات کریں گے. ہاں سب حلال ہے, تم چھوڑو, تم اپنی شہریان کو ثابت کر دو. بات نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نہیں, آپ غلط بات کریں گی تو میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی. آپ غلط بات کریں گی تو میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی. پورے پی ٹی آئی نے کباڑی کی دکان ہے جس میں پرانے لوٹے پڑے. پلیز پلیز مسرت صاحبہ کو جواب کمپلیٹ کر دیں گے شرح صاحبہ, پھر آپ کی طرف آ جاؤں گی. آپ بلاول نہیں, آپ نے کیوں نہیں روکا انہیں کباڑی وباڑی کہنے سے. میں نے شرح صاحبہ کنڈیم کیا ہے, دونوں کو کنڈیم کیا ہے, میں نے آن ریکارڈ کنڈیم کیا ہے. میں I'm really sorry, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. I just don't know what's going on. I'm really sorry. مسئلہ یہ ہے کہ I've been trying to interrupt تاکہ سب بات کر سکیں اپنے ٹائم پر, لیکن اگر آپ لوگ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو یقین جانیں یہی وہی لڑائی ہے جس کی وجہ سے ملک نقصان میں اس وقت پہنچ چکا ہوا ہے. تینوں کا بہرحال بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمیں طاہر جاوید خان صاحب نے جوائن کیا رہنما ڈیموکریٹ پارٹی امریکہ سے, اور بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. میرا پہلا بڑا سادہ سا سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لابنگ فرمز ہم آج کل سن رہے ہیں, یہ کیا ہوتی ہیں؟ امریکہ کی لابنگ فرمز کیا ہوتی ہیں, کیسے کام کرتی ہیں؟ دیکھیں, لابنگ فرم موسٹ لائکلی جو فارمر کانگریس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا جنہوں نے وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے, جو موجودہ کانگریس کے لوگوں کو جانتے ہیں, ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ ایک اپنی رجسٹرڈ لابنگ فرم بنا لیتے ہیں جو آپ کے بہاف پہ آپ سے کچھ پیسے لے کے طے کر کے کچھ ایشوز کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اور آپ کے جو خیالات ہیں اس کے اوپر اگری کراتے ہیں کچھ کانگریس کے لوگوں کو, تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جائے جس پہ جو آپ چاہتے ہیں اگر وہ ان لائن ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کو پش کرنا شروع کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو کہ اس میں حل کیا جائے اس مسئلے پر. یعنی پیسے لیے جاتے ہیں اور پیسے کے بدلے جو ہے وہ آپ کا موقف جو ہے وہ امریکن سوسائٹی میں ڈیلیور کیا جاتا ہے, ایسا ہی ہے؟ سوسائٹی میں اس کا ایسا سچ ہوتا نہیں ہے, وہ لا میکرز کو, تاکہ اوپر جو ڈیسیژن میکرز ہیں
मोस्टली लॉबीज उनके साथ की जाती हैं। ये भी लॉबीज होती हैं जो आप सोसाइटी की तरफ करते हैं, उसका तो रुझान डिफरेंट होता चले है। एक एजेंडा बेस, एक एजेंडा हो गया ना, हम इसको एक एजेंडा के तौर पे ले लेते हैं जो लॉबिंग फर्म्स काम करती हैं। मुझे बताइएगा आप तारिक खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, और वो था अमेरिका मुखालिफ। अमेरिका ने गवर्नमेंट गिरा दी, अमेरिका इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ले आई। अब उनके जो रवाबित हैं वो बड़े अच्छे हो गए हैं। अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं उनके हक में बयान भी देते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं कुछ लोग। तो मुझे बताइए कि इतना चेंज कैसे आ गया? इज इट ड्यू टू दोज लॉबिंग फर्म्स जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हायर किया हुआ है, पैसे दे रहे हैं, मुआहदा किया हुआ है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब ये रजीम चेंज का मामला हुआ था और वो साइफर को लेकर के खान साहब ने ये इल्जाम जरूर लगाया था कि जी अमेरिका इन्वॉल्व है इस रजीम चेंज के अंदर, लेकिन उस वक्त भी एक मामला वो रख रहे थे अपना कि उसके अंदर डायरेक्टली एक किसी बड़ी शख्सियत पे कोई इल्जाम नहीं था। एक बिल्कुल लो लेवल का एक डोनाल्ड लू के ऊपर इल्जाम लग रहा था और उसकी कोई बेसिस भी नहीं थी। फिर लेटर उन्होंने उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब ये सारे अमल से अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ थे वो पहले ही लोएस्ट लेवल पे चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त हम बड़े लवी डवी प्रोग्राम चल रहे थे हमारे, बहुत लो लेवल। देखिए, खान साहब के साथ 2 साल बाइडेन की बात नहीं हो सकी फोन के ऊपर, बड़ी कोशिशें करने के बावजूद फोन नहीं आया। तो ये मामला तो पहले से ही बहुत लो लेवल पे चल रहे थे, मेरा ख्याल हिस्ट्री की लोएस्ट लेवल पे चल रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद खान साहब को जब मामला निखर के सामने आए तो उनको भी ख्याल हो गया, इस चीज का एहसास हो गया कि अमेरिका इसमें किसी भी जगह पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं है। तो उन्होंने फिर ये खुल के बयान देने शुरू कर दिए कि ये जो मामला है, क्योंकि बहुत बड़ा एक रिस्क था कि आप उस कंट्री के साथ इल्जामात की बिछाड़ कर रहे हैं जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, जहाँ पे आपका ज़र मुबादला जो भी उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन है। तो अभी अमेरिका में या अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या इमेज है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री, यानी मैं अगर गवर्नमेंट जो कहूँ, मौजूदा गवर्नमेंट है, उनका क्या इमेज है? देखें, खान साहब के जो मामला था उसको डेमोक्रेटिक, मैं बड़ी खुल के, हालांकि खान साहब से मेरी अपनी जाती दोस्ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इनको मामला को ठीक करना, अगर आज आप समझे कि कुछ लोग, कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पे हैं वो कर रहे हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें कि अगर 100 पॉइंट गेन करने हैं तो अभी एक भी नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौक़िफ़ अपनाया, फिर आपने बताया जैसे कि खान साहब के बहुत लोएस्ट पॉइंट पे थे उस वक्त अमेरिकन रिलेशनशिप, लेकिन जितने भी लोएस्ट हों वो एक कील तो साबित हुआ। अभी क्या नतीजा निकला है, या जो अमेरिकन गवर्नमेंट है या थिंक टैंक्स हैं वो पाकिस्तानी हालात के बारे में, जो हमारे इंटरनल मामला चल रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ब्रेट शर्मन ने जो टोनी ब्लिंकन को लेटर लिखा है उसमें पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई है, तो ज़ाहिर है बातचीत तो कहीं ना कहीं से हो रही है। जी, अच्छा, अब ये, हाँ देखिए, बिल्कुल की है वो, ये जो इंसानी हुकूक की जो चीजें हैं ना, इसके ऊपर आप यकीन करें ऑल डे लॉन्ग आप किसी भी लॉ मेकर से कहीं पे भी अगर आप 1-2 एविडेंस के साथ कि ये बेशक पुरानी फुटेज भी आप निकाल के उनको पकड़ाएं, इसके ऊपर बयान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये याद रखें इस चीज को। कोई भी बयान दिलवा सकता है? नहीं, ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर आप किसी भी लॉ मेकर से बात करना चाहें डेमोक्रेट साइड पे, तो आप करा, इसी तरह इंसानी हुकूक है, चाइल्ड लेबर है, एग्जैक्टली नहीं है। हाँ, तो ब्रैड शर्मन ने फिर 2 दिन के बाद ये भी बयान दिया कि मैंने इमरान खान की हेल्प नहीं की थी, मैंने एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की। और ये मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज को बोलते हुए कि देखिए, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन दुनिया में जहां जहां भी हो रही है ना, उसमें पाकिस्तान का एज ए स्टेट तो आपके को 20-25 कंट्रीज में भी नाम नहीं आता। मैं अगर खुल के बात करूँ ना, तो बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में नंबर 1 के ऊपर है। तो ये यहाँ पे भी लोग, जब कोई सेंसिबल बंदा देखता है तो इसको सोचता है कि यार इसके ऊपर बयान दूंगा तो फिर मुझे कल को 10 और कंट्रीज का भी जिक्र इसके अंदर करना पड़ेगा। इंडिया में आज भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो हो रही है, पाकिस्तान अशीर भी नहीं उसके सामने। तो मैं तो जाती तौर पर, अच्छा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने सेकंड नहीं किया, या उनके मौक़िफ़ को उन्होंने एक बात की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर?
ठीक है। जनरल। अच्छा, और ये भी मैं बताऊं कि मैंने कुछ दोस्तों से बात भी की है, हमें काम करना चाहिए पाकिस्तान में रेस्टोरेशन और स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, हमें काम करना चाहिए। अगर आप अर्ली इलेक्शन, ठीक है, मेरे पास तार साहब वक्त की बहुत किल्लत है, मुझे सिर्फ ये जवाब दीजिएगा कि इमरान खान साहब के अभी अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं वो इतने हैं कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं अमेरिका अगर मदद करे तो? मैं अभी तो अमेरिका को खान साहब के वापस इक़्तिदार में लाने के लिए मदद करता नहीं देख रहा, लेकिन चूंकि ये हालात दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं तो यू नेवर नो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये इतना काम है जिसके लिए कम से कम भी 3 से 4 साल, बहुत यानी कोई 100-150 बंदा यहाँ पे खुद रीच आउट करे लोगों को और साथ में लॉबीज करें, तो आपको 4-5 साल लगेंगे उस मैथ को क्लीन करने के लिए जो क्रिएट किया गया अभी तक। ठीक है, ठीक है, बहुत 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 ताहिर जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से जो है वो मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कहना पड़ेगा, लेकिन कल हम फिर मुलाकात करेंगे और फिर बात करेंगे मुल्की हालात।